नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2022 की तैयारी बिल्कुल फ्री, राष्ट्र हित में, देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपका पहला नंबर जो सोशल साइंस का चैप्टर है उसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित जो भी होता है क्वेश्चन सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में आता है क्या, बहुविकल्पीय टाइप्स के प्रश्न। और ये जो प्रश्न होते हैं वो 1 अंक के लिए होते हैं, एक क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सही विकल्प चुनिए। ठीक, आपको क्या देता है कि 4 ऑप्शन देता है और उसमें से सही ऑप्शन को आपको बताना होता है। ठीक है, और 1 अंक निर्धारित इसका मिलता है एक प्रश्न पर। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं और वादा करते हैं कि जितने भी इस चैप्टर में बहुविकल्पीय टाइप्स के प्रश्न आज तक पूछे गए हैं या जो भी इस चैप्टर से संबंधित बनते हैं सभी को कंप्लीट करा देंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी। ठीक, बात देखिए समझने के ऊपर है कि आप कितने हद तक समझ जाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ दे रहा है निम्न में से किसने जर्मनी के, किसके, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी, किसने आधारशिला रखा। ठीक है, ये बात पूछा जा रहा है आपसे। चलिए तो यहाँ कम विकल्प में दे रहा है नेपोलियन, यहाँ थर्ड ने करा, यहाँ दिदरो ने, ख में, ग में दे रहा है नेपोलियन बोनापार्ट ने, और यहाँ पर घ में दे रहा है क्या, लुइस। समझ रहे ना, तो जो भी हो नाम आपको सही विकल्प चुनना होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम इसमें से सही विकल्प जो बताते हैं आपको, यानी पहले का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है कि जर्मनी का आधारशिला किसने रखा एकीकरण का, तो नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये आपके मन मस्तिष्क में समा जाना चाहिए और बोर्ड एग्जाम में जैसे आप जाइए पाइए इस क्वेश्चन को फटाफट सही करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए कंप्लीटली हमें आशा और विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन आपका 2 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये कह रहा है कि निम्न में से किसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर 4 नाम दिया गया है, इसमें से पूछा जा रहा है कि किस देश का, तो फ्रांस के क्रांति का क्या, तो अग्रदूत। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है फ्रांस के क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, बिस्मार्क को, कि रूसो को, कि नेकर को, कि नेपोलियन बोनापार्ट को। अब देखिए इसमें दूसरे क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा रूसो। क्या बात है, क्या कौन सा सही होगा, रूसो। तो बिल्कुल ये दिमाग में रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो रूसो को माना जाता है। किसको माना जाता है, रूसो को। तो ये कंप्लीटली आपका ख नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट के सीरीज में आता है, बिल्कुल इसको आप समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तीसरा क्या है, सामाजिक क्या कह रहा है, उपबंध। देखिए ध्यान से, यानी सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ठीक है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था या सामाजिक उपबंध, समझ रहे ना, इसका लेखक कौन था। ये पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इसको आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना चाहिए। समझ रहे ना। अब इसमें कह रहा है रूसो है कि मॉन्टेस्क्यू है कि नेकर है कि दिदरो है। ठीक, देखिए ये 4 नाम होता है और इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आपको पूछा जाएगा कि सामाजिक यानी सोशल कंस्ट्रक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो इसमें आपको बताएंगे आप, रूसो था। कौन सा, रूसो। बिल्कुल दिमाग में बना लीजिएगा, यानी रूसो ने इसको क्या किया था, लिखा था। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि विश्वकोश, समझ रहे ना, विश्वकोश यहाँ पर दे रहा है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। ठीक है, विश्वकोश ग्रंथ नामक यानी ग्रंथ की रचना किसने की थी, इसमें भी वही बात, 4 नाम यहाँ पर रूसो, दिदरो। ठीक है, नेकर, एक नया आया है वाल्टेयर। ठीक,
चलिए, तो ये 4 नाम है, इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? बिल्कुल आप भी पढ़े हैं, बता दीजिए, देखिए आपका सत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ चौथे का आपका हो जाएगा दिद्रो। नाम बहुत देर से आ रहा था लेकिन सही नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार सही हो गया। कौन सा होगा? दिद्रो। तो दिद्रो कौन है? विश्वकोश। विश्वकोश नामक ग्रंथ का क्या है? ये रचना किया है। तो दिद्रो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन, राइट। बिल्कुल कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वो क्या करें, जो दूर दराज से मेरे भाई बहन हैं उनको ये शेयर करने का काम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और से और अच्छे से अच्छे वीडियो का बनाने का हम आपको प्रयास करें और देते रहे हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या है आपका? यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है 5वां नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में किसी प्रकार का कोई दिक्कतें न आए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख पाते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा है कि 1889, ठीक है, ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? ठीक, चलिए, यानी फ्रांस यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित ये चैप्टर है, तो इसमें फ्रांस से ज़्यादा लिया गया है। कहा जा रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? देखिए, यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। बात समझ गए? फ्रांस की क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। ठीक, अब उस समय किसका शासन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे कि यहाँ पर लुई 14वां का था कि लुई यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर 16वां का था कि लुई, यहाँ पर जो भी नाम दे रहा है देख पा रहे हैं ना, 15वां का था कि नेपोलियन का था। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, जहाँ पर आपका सत्य विकल्प कौन सा होगा? तो ख होगा। यानी लुई जो है 16वां जो था उस समय वहाँ का क्या था? शासक था। बिल्कुल, तो इस तरह से आप 1889 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय उस समय का शासक कौन था? तो लुई 16वां, राइट। तैयार हो गया, कंप्लीट दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में जाइएगा फटाफट सही करके आइएगा। अगला नंबर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, एक बार आप इससे तैयारी किए रहेंगे तो आने वाले समय में आप जब भी तैयार करेंगे तो बोर्ड एग्जाम जैसे करीब आएगा रिवीजन हो जाएगा आपका और अच्छे अंक आप अर्जित कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्रांति के दौरान, ठीक है, क्रांति के दौरान जन कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किस समय हुआ था? चलिए, संविधान सभा के समय हुआ था कि आतंक राज्य के समय हुआ था कि व्यवस्थापिका सभा में कि यहाँ पर डायरेक्टरी में? तो यहाँ पर दे रहा है 6 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर आपसे पूछा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ख, आतंक राज्य। आतंक राज्य के समय जो हुआ था उस समय क्या था? सबसे अधिक क्या हुआ था? तो काम किया गया था किससे? जन कल्याण, लोगों के मतलब कल्याण से संबंधित। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, जन कल्याण यानी जनता के लिए कल्याण कौन करता है? तो बिल्कुल राजा करता है, राज्य राज्य राज्य। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आतंक राज्य। समझ रहे ना? बिल्कुल दिमाग में रखिएगा इस ट्रिक को और बोर्ड एग्जाम में जाइएगा और फटाफट इसको सही करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन आया हो चाहे न आया हो, लेकिन आने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आसान रहते हैं और आते भी हैं हर साल। ठीक है, तो अब देखिए, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? ठीक, चलिए, यहाँ पर वर्ग की बात की जा रही है, कृषक वर्ग की थी कि कुलीन वर्ग की थी कि मध्यम वर्ग की थी कि मजदूर वर्ग की थी? यानी फ्रांस की क्रांति में मुख्य रूप से किसकी भूमिका अधिक थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जहाँ पर हम जान रहे हैं कि मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं वो लगभग किसी भी क्रांति में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, इसलिए मध्यम वर्ग के हो जाएगा यहाँ पर आंसर, राइट। तो ये ट्रिक दिमाग में रखिएगा बिल्कुल। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, अब देखिए, उस समय बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी, ये आपसे पूछा जाता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था कि लुई यहाँ पर 16वां ने किया था कि लुई 15वां ने किया था कि जॉर्ज III ने किया था? तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बैंक ऑफ फ्रांस की जो व्यवस्था किसने की थी या स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे सीधा नेपोलियन बोनापार्ट। क्या बताएंगे? नेपोलियन बोनापार्ट। दिमाग में रखिएगा कि ये बैंक को बनाया किसने था, बैंक की स्थापना किसने किया था? तो बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्लियर, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, बाकी आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 9। कह रहा है कि मानव और नागरिक
अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की थी? ठीक है, अब देखिए मानव के लिए और नागरिक अधिकारों के लिए, ठीक है, घोषणा किसने किया था, किस सभा ने किया था, बात पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर नेशनल यानी कन्वेंशन ने, कि व्यवस्थापिका सभा ने, कि डायरेक्टरी ने, कि संविधान सभा ने? बिल्कुल, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके समक्ष स्क्रीन पे, बिल्कुल आप इसमें से समझिए कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। थोड़ा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड समय लेते हैं ताकि आप भी इसको आजमाइए। ठीक है, तो चलिए हम तो बता ही देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आपके हिसाब से कौन सत्य होने वाला है, मेरे हिसाब से कौन सत्य होने वाला है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर संविधान सभा, बिल्कुल आपका उत्तर हो जाएगा क्या? संविधान सभा। और हमेशा दिमाग में, मन मस्तिष्क में ये समाया रहेगा। ठीक है, चलिए अगला 10 नंबर कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल, ये युद्ध से संबंधित क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर दे रहा है 1660 में, फिर ईस्वी में, फिर कह रहा है कि 1663 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, फिर कह रहा है 1666 ईस्वी में। बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे अधिक सन कौन सा है? 1666, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब यही सही हो जाएगा, लेकिन 1600 वास्तव में 1666 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन घ जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीटली ये समझ में आपको आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न अगले पेज के हिसाब से स्क्रीन को बड़ा करते हैं ताकि आपको देखने में किसी प्रकार का कोई दिक्कतें का सामना न करना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा है प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संविधान के द्वारा युद्ध विराम हुआ था? ठीक है, कह रहा है कि प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और किस संधि के साथ क्या हुआ था? तो युद्ध विराम हो गया था, मतलब बंद हो गया था। तो किसकी? तो विनया की संधि के साथ, कि वर्साई की संधि के साथ, कि पेरिस की संधि के साथ, कि लंदन की संधि के साथ? ख यहाँ पर क और घ, 4 ऑप्शन आपके समक्ष स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहाँ पर 11 नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो विनया की संधि। बिल्कुल समझ में आ गया। तो प्रसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ था? तो वियना का संधि के साथ क्या हो गया था? विराम हो गया था। अगला नंबर प्रश्न, फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ था? देखिए ये सन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ था? 1665 में, कि 1870 में, कि 1872 में, कि 1880 में? 4 ऑप्शन आपके समक्ष स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ख जाएगा, यानी 1870 में। ठीक है, 1870 में फ्रांस और प्रसा का मतलब युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन वाले क्वेश्चन एक और है, यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये तो अभी हम पढ़े हैं। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये प्रश्न है आपका। अब बताइए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो अब भी हम पढ़े हैं इसको ऊपर, 1789 में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हो सकता है फायदेमंद, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को मन मस्तिष्क में बैठाते चलिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई ना रोक सके और आप एक बेस्ट योद्धा बन करके उतरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 14 कह रहा है कि 14 नंबर प्रश्न में प्रथम स्टेट यानी प्रथम स्टेट कौन होते थे? ठीक, बात पूछ रहा है कि प्रथम स्टेट कौन होते थे। ठीक है, अब देखिए प्रथम स्टेट कौन होते थे ये आपको बताना है। कुलीन होते थे, कि पादरी होते थे, कि दास होते थे, कि कृषक होते थे? तो यहाँ पर देखिए 14 नंबर का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ख, पादरी। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ये फर्स्ट स्टेट कौन होते थे? तो कौन होते थे जी? पादरी होते थे। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? चलिए, किसने? मॉन्टेस्क्यू ने, यानी मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? राजतंत्र का, कि समाजवाद का, कि प्रजातंत्र का, कि अधिकार विभाजन का? ठीक है, 15वां नंबर क्वेश्चन है आपका और 15वां नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर सही विकल्प का हो जाएगा घ, यानी कहने का मतलब अधिकार विभाजन का, यानी मॉन्टेस्क्यू ने सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ठीक, कंप्लीटली समझ में आ गया। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो 100% फिर दोबारा आप किसी प्रकार के विद्या क्वेश्चन बैंक या किसी प्रकार के मॉडल पेपर या किसी इत्यादि चीज़ों या सामग्रियों से आप तैयारी करेंगे तो ये सब पर भारी होगा। बिल्कुल दिमाग में रखिए, बिल्कुल सब पर भारी होगा। आगे बढ़ते हैं
और यहाँ पर देखते हैं हम 16 नंबर के क्वेश्चन। 16 नंबर के क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है। देखिए 2020 में डबल सेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक तरह से ये क्या है तो 100% इम्पोर्टेंट के सीरीज में ये आने वाला है। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ, वह देश कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, बताना है आपको। जर्मनी है कि इटली है कि फ्रांस है कि इंग्लैंड है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष स्क्रीन पर आपको बताना है किस पर ताला लगाया जाए। ठीक है, तो चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन है आपका। 16 नंबर का क्या हो जाएगा, ग यानी फ्रांस, बिल्कुल फ्रांस। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ, वह देश कौन सा है, तो ग, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, फ्रांस फ्रांस फ्रांस। ठीक, चलिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2020 में ये ओसी और ओएस सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो आप पूछने वाले प्रश्नों का पिटारा खुल गया है। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया है, 2020 ओसी में सेट में ये पूछा गया है। कह रहा है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया है। यहाँ पर ज्यूसेपे गैरिबाल्डी की, ऑटो बिस्मार्क की, नेपोलियन की, विलियम प्रथम। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन के फ्रंट कवर पे देखिए। अब बताइए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सत्य होने वाला है, तो बिल्कुल 17 का यहाँ पर गैरिबाल्डी। क्या है, गैरिबाल्डी यानी ज्यूसेपे गैरिबाल्डी जो थे, मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं नाम है। यह क्या है, इटली का एकीकरण के नेतृत्व में मतलब किसके द्वारा किया गया था, तो ज्यूसेपे गैरिबाल्डी द्वारा किया गया था। ये 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला बात सबसे इंपॉर्टेंट 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ। अब बताइए पुनर्जागरण का अभ्युदय मतलब कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था, रोम से हुआ था कि इटली से हुआ था कि ब्रिटेन से हुआ था कि अमेरिका से हुआ था। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 18 नंबर का आपका जो ऑप्शन होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ इटली से हुआ था। कहाँ से हुआ था, इटली से हुआ था। तो यह आपका क्या हो जाएगा, सत्य। तो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था, इटली से हुआ था, बिल्कुल कंप्लीट। आगे अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। कह रहा है यंग इटली सोसाइटी का प्रथम संस्थापक कौन था। ठीक है, 2020 ओडी सेट में पूछा गया है। गैरिबाल्डी था कि बिस्मार्क था कि मैजिनी था कि काबूर था, यानी यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ठीक है, बात यहाँ 19 नंबर की करते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यहाँ पर मैजिनी था, कौन था, मैजिनी था, घ। तो यहाँ पर घ ऑप्शन आपका सत्य हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है, तो अगला नंबर फ्रांस की क्रांति हुई। अब लो, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फिर घुमा घुमा के प्रश्न पूछा गया है, बट इसका आंसर आप जान रहे हैं कि एक ही होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो बिल्कुल अभी ऊपर पढ़ चुके हैं हम। बिल्कुल ये क्या होगा, 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांस की क्रांति। ये भी 2020 ओडी सेट में पूछा गया है। तो एक तरह से ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित ये सन आप जरूर याद रखिएगा कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। बिल्कुल आशा और उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो भी बच्चे देखेंगे, स्टूडेंट्स देखेंगे, जिनको भी तैयारी करना है 22 एग्जाम के लिए बम्पर तैयारी, वो इस क्वेश्चन को एकदम दिमाग में रखेंगे, कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे माइंड में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका आज का ताज़ा प्रश्न। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप यहाँ पर कह रहा है कि क्या हुआ था, तो निरंकुश यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना हुई कि सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई कि सैन्य यानी शासन की स्थापना हुई कि गणतंत्र की स्थापना हुई। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है 21 नंबर। तो यहाँ पर सीधी बात की यानी 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या प्राप्त हुआ था, तो गणतंत्र की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। क्या हुआ था, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल ये दिमाग में, मन मस्तिष्क में इसको आपको बैठा लेना है ताकि बोर्ड एग्जाम में जैसे आए वैसे आपको पाए जाए कि मतलब आपको समझ में आ रहा है और खटाखट आप फटाफट हल कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है आपका फ्रांस में, कह रहा है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। ये देख रहे हैं ना, 2020 ओडी सेट में पूछा गया है। तो देखकर आपको डर लगता होगा, लेकिन नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल इससे संघर्ष करना है और बोर्ड एग्जाम जब तक न खत्म हो जाए तब तक मन मस्तिष्क में बैठाना है। और आगामी अगर हमेशा के लिए बैठ जाए दिमाग में तो फिर क्या बात,
कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न आपके समक्ष 1815 दे रहा है, 1830 दे रहा है, 1848 दे रहा है, 1871 दे रहा है। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1848 में। 1848 में अभी ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 23 नंबर, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, बताइए। जर्मनी से था, इटली से था, कि फ्रांस से था, कि इंग्लैंड से था। ठीक है, यही आपको बताना है कि कहाँ से था इसका। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फ्रांस से था। ठीक, नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो फ्रांस से था। चलिए कंप्लीट। अब एक बात आखिरी आपसे एक आवश्यक सूचना कि आपको जितना क्वेश्चन समझ में आया होगा जरूर कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि 23 क्वेश्चन में आपका कितना सही जा रहा है। ठीक है, तो इतना जरूर हमको बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको दूर दराज के बच्चों के पास शेयर कीजिएगा ताकि सबका भला हो सके। ठीक है, और आज के बस इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मेरे को इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।